Hello students, welcome back to Geography Guru channel. Today we are here with the fourth episode of class 10th Geography chapter number 1 Resource and Development. संसाधन तथा विकास, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। अभी तक हम संसाधन क्या होता है, संसाधनों के टाइप्स क्या होते हैं, सतत पोषणीय विकास, संसाधन नियोजन, भू उपयोग, भू संसाधन, यहाँ से होते हुए हमारी ट्रेन पहुँच गई है मृदा संसाधन के ऊपर, मिट्टियों के ऊपर। यानी आज के एपिसोड में हम मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे मृदा संसाधन क्या होता है, कितने भागों में उसको वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी हमारे देश में कितने टाइप की सॉइल्स, मिट्टियाँ पाई जाती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ये सब कुछ रहेगा आज के एपिसोड में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा संसाधन की। मृदा, मिट्टी, सॉइल क्या होती है। मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है और इसके साथ साथ ये नवीनीकरण योग्य संसाधन भी है। प्राकृतिक भी है और नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि इसको हम दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं, उसके फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पौधों का विकास है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनके जीवन का आधार भी यही मिट्टी होती है। हमारी कृषि कितनी विकसित होगी ये डिपेंड करता है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के आधार पे, उसकी फर्टिलिटी के बेस पे कि कितनी ज़्यादा वो उपजाऊ है। तो महत्वपूर्ण संसाधन ये प्राकृतिक और नवीनीकरण योग्य संसाधन है। मिट्टी का जो निर्माण है वो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, यानी बहुत धीमी गति से मिट्टी है उसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है, जैसे ऊंचावच, यानी ऊंचाई नीचाइयाँ। ऊंचावच में हम लेंगे कि वो पर्वतीय भाग है या फिर वो मैदानी भाग है या मरुस्थलीय भाग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भाग जितने अधिक ऊंचे भाग होंगे वहाँ पर कैसा कार्य होगा, वहाँ पे अपर्दन का कार्य वो अधिक होगा। और जो मैदानी भाग होंगे जहाँ पर ढाल कम है वहाँ पर जमाव अधिक होगा, वहाँ पर मिट्टी का निर्माण है वहाँ पर जमाव होगा, और दूसरे जो भाग है वहाँ से अपर्दन अधिक होगा। तो उच्चावच है वो प्रभावित करता है मिट्टी के निर्माण को, पहला कारक है। हालांकि ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, कुछ सेंटीमीटर अगर परत बननी है, 1 सेंटीमीटर की बात करें तो उसमें भी सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है वो है जलवायु। जलवायु भी प्रभावित करती है, जैसे कि जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पर, या जहाँ तेज़ धूप होती है, तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है वो मृदा निर्माण को बढ़ावा देती है। जैसे लेटराइट सॉइल है तो उसका निर्माण वहीं होता है जहाँ पर तापमान अधिक रहता है और बारिश अधिक होती है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है। इसके अलावा बारिश अधिक होने का कारण है कि वहाँ पर अपर्दन भी अधिक होगा पर्वतीय इलाकों में या ढाल वाले इलाकों में। वनस्पति है, ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। वनस्पति वो ह्यूमस को ऐड करती है। जो जीवांश होते हैं, जो वनस्पति का अंश होता है उसको ऐड करती है मिट्टी में, और मिट्टी न केवल तेज़ी से बनती बल्कि उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है वनस्पति के कारण। जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थों में हम जीव जंतु है उनके गले सड़े शरीर का भाग लेंगे, वो भी मिट्टी निर्माण में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ जीव जंतु जो बिल बना करके रहते हैं तो वो भी अपर्दन को बढ़ावा देते हैं, अपक्षय को बढ़ावा देते हैं। इससे भी जो मिट्टी का निर्माण है, मृदा का निर्माण है वो तेज़ी से होता है। मूल चट्टान है, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी के गुण, कितनी उपजाऊ होगी, कैसा उसका रंग होगा, क्या उसके गुण होंगे, वो डिपेंड करता है मूल चट्टान, पेरेंट रॉक के ऊपर, जिस चट्टान से मुख्य तौर पर वो मिट्टी बन रही है। उसके खनिज वो सब कुछ वही होंगे जो मूल चट्टान में है। और समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय भी, क्योंकि ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। जितना अधिक समय होगा उतने ही समय में उतनी अधिक मिट्टी का निर्माण संभव होगा। तो ये मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम बात करेंगे मिट्टी का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण की मिट्टी है वो कितने भागों में बांटी जा सकती है, कितने प्रकार की होती है। तो मृदा का जो निर्माण है वो एक लंबी प्रक्रिया है और ये अलग अलग कारकों के ऊपर निर्भर करता है। इस आधार पर, इसी कारण से मिट्टी है वो भी कई प्रकार की होती है, इसमें कई प्रकार के गुण होते हैं
और उनको हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, हम रंग के आधार पे देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ कलर। रंग के आधार पे ये मिट्टी लाल हो सकती है, काली हो सकती है, पीली हो सकती है, सुनहरी या भूरी भी हो सकती है। यह रंग के बेस पे, अगर हम सिर्फ ये क्राइटेरिया लें कि रंग के आधार पे कितने प्रकार की होती है। उसी तरीके से उपजाऊ क्षमता के बेस पे, फर्टिलिटी के बेस पे हम बात करें तो फर्टिलिटी के बेस पर भी मिट्टी दो प्रकार की हो सकती है, फर्टाइल और सर्टाइल, उपजाऊ मिट्टी और अनउपजाऊ मिट्टी। फर्टिलिटी के बेस पे दो टाइप की होगी। अगर हम देखें समय के आधार पे या आयु के आधार पे, तो आयु के आधार पे मिट्टी दो प्रकार की हो सकती है, वो नई मिट्टी भी हो सकती है और पुरानी मिट्टी भी हो सकती है। यानी कि जो अभी बनी है वो नई है, जो पहले बनी है वो पुरानी है। तो कई आधार हमने देखे, रंग के आधार पे, आयु के आधार पे और इसके साथ साथ उपजाऊ क्षमता के आधार पे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए, कि नेचुरली है दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड और क्लासिफिकेशन गिवन बाय द ICR, वो पूछने वाले हैं। लेकिन हमें अगर ये एक्स्ट्रा लिखेंगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाता है, आपको आगे के क्वेश्चंस में बेटर मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो ये थे रंग, आयु और उपजाऊ क्षमता के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उन्होंने भारत में मुख्य तौर पर जो मिट्टियां हैं वो 6 भागों में बांटा है। 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियां उन्होंने बताई, 8 प्रकार की मिट्टियां बताई। उनमें से 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो मुख्य तौर पर हमारे देश में पाई जाती है, जो हमारे NCERT सिलेबस में दी गई है। तो हम 6 प्रकार की वो मिट्टियां कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल तथा पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, वन या पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ। एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं, इनके गुणों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है उसमें पाई जाती है, 43% एरिया है उसमें ये फैली हुई है। ये संपूर्ण उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो इसी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा जो तटीय मैदान है, ख़ास तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टा जो हैं वो भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसी कारण जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है, और जहाँ कृषि अच्छी होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और कोस्टल एरिया, घनी जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है। मिट्टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें कौन सी फसलों के लिए बेहतर होती है। तो ये गन्ने के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, पटसन के लिए या अन्य जो अनाज और दलहन की फसलें बहुत सारी, उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो मुख्य फसलें इस मिट्टी में जो बोई जाती है वो है गन्ना, चावल, गेहूं, पटसन इत्यादि। इस मिट्टी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 प्रकार की होती है, इसके सब डिवीज़न है, वो है बांगर और खादर मिट्टी। बांगर है वो पुरानी मिट्टी होती है और खादर जो है वो नई मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी पुरानी मिट्टी क्यों है? क्योंकि ये ऊंचे भाग होते हैं, नदियों से दूर भाग होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, तो यहाँ हर वर्ष बाढ़ नहीं आती। खादर है वो नीचे भाग है, नदियों के पास के भाग है, तो ये नीचे भाग है, इसलिए जब भी बाढ़ आती है, हर वर्ष लगभग बाढ़ आ जाती है, तो नई मिट्टी बच जाती है। बांगर ऊंचे हैं तो वहाँ बाढ़ नहीं आ रही, तो नई मिट्टी नहीं बिछ रही, इसलिए वो पुरानी मिट्टी है, और खादर वो नई मिट्टी है। बांगर क्योंकि पुरानी है इसलिए वो कम उपजाऊ है, लेकिन कम उपजाऊ है। खादर है वो अधिक उपजाऊ है। अब बांगर कम उपजाऊ तो कृषि के लिए थोड़ी कम उपयुक्त है, खादर है वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये बांगर और खादर में अंतर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। किस आधार पे बांटा हमने बांटा ये आयु के आधार पर, समय के आधार पर। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ये हमारे देश के लगभग 15% जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, उस पर ये पाई जाती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा, काली मिट्टी है, इसका रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे हम कपास वाली मिट्टी भी बोलते हैं। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी जो काली मिट्टी है उसका निर्माण
मैग्मा के बाहर निकलने के बाद, यानी कि लावा के जमने से इसका निर्माण हुआ है। ये मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, वहाँ पर ये फैली हुई है। पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है अधिकांशतः उसके हिस्से के ऊपर ये फैली हुई है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लंबे समय तक इसमें नमी है वो बरकरार रहती है, काफ़ी ज़्यादा समय तक। तो इसलिए इस जो मिट्टी का जो प्रयोग है वो ऐसी फसलों में महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसमें नमी है वो लंबे समय तक रह सकती है। ये मिट्टी महत्वपूर्ण कौन सी फसलों के लिए होती है? जैसा कि हमने बात की कपास वाली मिट्टी, तो कपास के लिए, इसके अलावा ये गन्ने, मोटे अनाज और तंबाकू की कृषि के लिए, मूंगफली की कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है वो है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, इसको ज़्यादातर हम लाल मिट्टी के नाम से ही जानते हैं। और ये दूसरी महत्वपूर्ण फसल है हमारे देश की। दूसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है ये, किसके आधार पर? विस्तार के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पे। तो दूसरी महत्वपूर्ण कौन सी मिट्टी होती है? वो है काली मिट्टी। ये है किस आधार पे? उपजाऊ क्षमता के आधार पर काली मिट्टी, और यह है विस्तार के आधार पे। लगभग 19% जो भूभाग है उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में मिलती है, जहाँ पर कम वर्षा वाले इलाके हैं लेकिन तापमान अधिक रहता है। पर्वतीय जो भाग है, पठारी जो भाग है, वहाँ पर मिलती है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग, वहाँ पर ये पाई जाती है। ये मिट्टी मोटे अनाजों के लिए बेहतर होती है। मोटे अनाज जिसमें आप ले सकते हो रागी, जवार, बाजरा, इस प्रकार की फसलें हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है, ये भी कम उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि सिर्फ दो ही मिट्टियाँ वो ज़्यादा उपजाऊ है। पहली जो मिट्टी उपजाऊ है वो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ, उसके बाद कपास वाली मिट्टी। बाकी सभी जो मिट्टियाँ हम करने वाले हैं, चारों मिट्टियाँ, वो कम उपजाऊ है। इसके रंग की बात की जाए तो ये ईंटिया लाल रंग की होती है, यानी ईंट जैसा जो लाल रंग होता है, थोड़ा कम गहरा लाल रंग होता है, वैसी होती है। ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पे तापमान अधिक होता है और बारिश अधिक होती है। उन पर्वतीय इलाकों में ये बनती है, यानी जहाँ तापमान अधिक होता है और बारिश अधिक होती है, तो चट्टानों का चूरा बनने से, चूर्ण बनने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। आपने देखा होगा घरों के पीछे जहाँ पे नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ क्या होता है? ईंटें निकल जाती है, तो वो क्या है? वो अपक्षय हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही कारणों से ये मिट्टी बनती है, लेटराइट मिट्टी बनती है। ये जो मिट्टी है मुख्य तौर पे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर जो दक्कन के भाग हैं, दक्कन के पठार के भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, उन प्रदेशों में पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ के पर्वतीय पठारी भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में अगर फसलों की बात करें तो महत्वपूर्ण जो फसलें बोई जाती है वो फसलें हैं चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वोत्तम यही मिट्टी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा हालांकि कम रहती है, क्योंकि ये पर्वतों के अपक्षय के कारण बन रही है, चट्टानों के अपक्षय के कारण बन रही है, तो इसमें ह्यूमस है उसकी कमी होती है। इसलिए इसमें खाद और रासायनिक उर्वरक है वो अधिक आवश्यक होते हैं कृषि करने के लिए। फिफ्थ जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वो है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी भी हम कह सकते हैं। ये मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है और सुनहरे भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में मुख्य तौर पे पाई जाती है। इसके अलावा ये पूरे राजस्थान में भी इनका विस्तार मिलता है। हरियाणा के राजस्थान के साथ लगते इलाके में, पंजाब के अबोहर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के उत्तरी भाग जो राजस्थान के साथ लगता है, वहाँ पर भी इस मिट्टी का विस्तार है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है लेकिन इसमें पानी की कमी होती है, क्योंकि नमी को ये बरकरार नहीं रख पाती। इसलिए इसमें सिंचाई करके इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है और यहाँ पर ऐसी फसलें जो शुष्क कृषि की जाती है, जो बारिश के ऊपर आधारित होती है, इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। मोटे अनाज की फसलें, तिलहन, दलहन, इस प्रकार की फसलें इस मिट्टी में ली जाती है। 6 जो हमारी सॉइल है, छठी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है वन मिट्टी। वन मिट्टी भी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। रंग की बात करें, ये भूरे से लेकर के गहरे भूरे या काले रंग की होती है। आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे जहाँ घने पेड़ पाए जाते हैं, जो मिट्टी का रंग मिलता है वो उसी प्रकार का होता है। इसे हम पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी इसलिए क्योंकि ये आम तौर पे अधिकांशतः पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, जहाँ पर वन अधिक है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में जो ऊपरी भाग है वहाँ पर मोटे कणों की मिट्टी होती है, जो घाटियाँ होती है वहाँ पर मिट्टी है वो बारीक मिट्टी होती है। ये मिट्टी केवल घाटियाँ वहीं पर अधिक उपजाऊ होती है, ऊपरी भागों में ये उपजाऊ नहीं होती है। किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फल वाली फसलें हैं जैसे सेब वगैरह हैं, उन फसलों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आज हमने मिट्टियों के बारे में बात की। थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा, तो आपको 4 पॉइंट ही बताने हैं मिट्टियों के बारे में। उसका उपजाऊ है या नहीं है, अधिक है या कम है, ये बताना है, सबका पता चल गया होगा। दूसरा आपको बताना है कि इसका रंग कैसा है, हर मिट्टी का बताना है। तीसरा आपको बताना है ये कहाँ पाई जाती है। और चौथा आपको बताना है कौन सी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आपको 4 ही पॉइंट है, वही नोट्स में नोट करने हैं। बाकी सारी डिटेल्स है कि इसमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से मिनरल्स की कमी होती है, वो सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें, NTSC की तैयारी करें तो उसके लिए भी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।